हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। केमिस्ट्री की पढ़ाई करने या कराने वाला कोई शख्स अगर केमिकल्स का जुगाड़ कर ले तो कहीं वीराने में इन्हें पकाकर कुछ ऐसा बनाने में कामयाब हो जाए जिसकी कीमत देश विदेश में सोने से भी महंगी हो, और इन सब के पीछे जिसका दिमाग काम कर रहा हो उसकी फैमिली लाइफ अच्छी खासी डिस्टर्ब हो। कहानी की ये कि लॉग लाइन सुनकर आपको कुछ याद आता है क्या? जी हाँ, ओटीटी पर नशीले पदार्थों के सेवन, इनके निर्माण और इनके कारोबार पर बनी सबसे लोकप्रिय सीरीज ब्रेकिंग बैड की कहानी एक लाइन में यही है। घर में नोटों को छिपाने की जद्दोजहद चल रही हो और घर का दूसरा सदस्य आकर कुछ ऐसा कर दे कि नोट हवा में उड़ने लगे। ब्रेकिंग बैड का ये सीन तो आपको याद ही होगा। नशा करने की कहानियों पर बनी फिल्मों और सीरीज पर ऐसा ही घोल तैयार किया है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने नेटफ्लिक्स के लिए बनाई अपनी पहली फिक्शन सीरीज डब्बा कार्टेल। नाम सुनकर पहला आभास यही होता है कि ये सीरीज मुंबई के डिब्बा वालों की जिंदगी में घुस आए और नशा कारोबार पर बनी होगी, लेकिन गनीमत है कि दुनिया भर में अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर रहे मुंबई के डिब्बा वालों को इससे दूर ही रखा गया है। वेब सीरीज बनाने वालों ने ये पूरी मेहनत जिस लिए भी की हो, लेकिन इसका सामाजिक परिवेश बहुत गड़बड़ है। सास बहू मिलकर नशीले पदार्थों का कारोबार कर सकती हैं। ये आप सास बहू और फ्लेमिंगो में पहले ही देख चुके हैं। हाँ, शबाना आजमी और शालिनी पांडे की सास बहू की जोड़ी यहाँ बेहतर है। बेटा लाल के किरदार में भूपेंद्र जड़ावत हैं। भगवान ऐसा भोला पति सबको दे जिसको ये नहीं समझ आ रहा है कि उसकी जर्मनी यात्रा के लिए मोटी रकम जुटा रही उसकी बीवी क्या कर रही है आखिरकार। सीरीज का एक सीन खास तौर से नोट करने लायक है। वो है सोसाइटी के गणपति उत्सव कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को डॉन की पोशाक पहनाकर शाहरुख खान वाला सिग्नेचर पोज बनवाना और उनसे गवाना, मुझको पहचान लो मैं हूँ कौन। गांधी नेहरू बोस का रूप धरकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने वाले बच्चों के लिए नया आदर्श फिल्म कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के कर्ता धर्ताओं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने गढ़ा है, जो महीनों से इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म के लिए रकम का जुगाड़ करते घूम रहे हैं और हाल ही में जापानी एनिमेशन फिल्म रामायण सिनेमाघरों में बहुत ही खराब हिंदी सब टाइटल्स के साथ रिलीज कर चुके हैं। खैर, उनकी बिल्ली है, वह जहाँ जाए म्याऊं कराए। लेकिन आधा दर्जन लिखाड़ों ने मिलकर जो सीरीज डब्बा कार्टेल रची है उसे देखना काफ़ी धैर्य का काम है। पहले ये सीरीज सोनाली बोस बनाने जा रही थी। उनके घर पर महीनों तक इसकी कास्टिंग भी चलती रही और सीरीज का यूएसपी बस इतना सा है कि अपने अपने काम में परेशान चल रही कोई आधा दर्जन महिलाएं एपिसोड दर एपिसोड एक ऐसे कारोबार में कुछ अपनी मजबूरी और कुछ अपने एडवेंचर के चलते जुड़ती चली जाती हैं, जिसकी गंभीरता का उनको पहली बार अंदाज़ा तब होता है जब इनकी मैनेजर के बॉयफ्रेंड की गर्दन रेत दी जाती है। एक नेता का रंग रूट इनसे किलो के भाव नशा बिकवा रहा है और ये सब डब्बा डिलीवरी का स्टार्टअप खोलकर मस्त है। उधर दवाओं पर नकेल कसने वाले संगठन का एक बुजुर्ग अफसर इलाके एक फीमेल दरोगा के साथ मिलकर उस मामले की तफ्तीश में लगा है जिसमें प्रतिबंधित दवा खाकर लोगों का बोलो ही राम राम हो रहा है। मामला एक कंपनी से जुड़ा है जिसकी जड़ें दूर तक फैली हैं। सीरीज डब्बा कार्टेल एक्सेल की ही सीरीज मिर्ज़ापुर का फीमेल वर्जन भी कहीं कहीं लगती है, लेकिन कालीन भैया जैसी काशी इसकी लीड अदाकारा शबाना आजमी बन नहीं पाती हैं। एक तो शुरू के 4 एपिसोड तक काशी की कलाकारी ही सामने नहीं आती है और 5वें एपिसोड में जब मामला बड़ी लाइन से छोटी लाइन पर लपकता दिखता है तब तक तमाम दर्शक मन ही मन अपनी अलग ही कहानी पका चुके होते हैं। शालिनी पांडे ने यशराज फिल्म्स की महाराज और उसके पहले G5 की फिल्म बमफाड़ ने अच्छा काम करके हिंदी सिनेमा के दर्शकों में एक उम्मीद भी बंधाई है। उम्मीद उनसे ये की जा सकती है कि वे डब्बा कार्टेल जैसी सीरीज में अपने टैलेंट को यूं ही MDM की तरह पानी में नहीं बहाती रहेंगी। निमिषा सजयान को देखकर हिंदी फिल्में और वेब सीरीज बनाने वालों की जहनियत भी साफ होती है। इनके लिए घरेलू सहायिका का रंग दबा हुआ होना ज़रूरी है। किसी गोरी हीरोइन को घरेलू मेड क्यों नहीं बनाया जाता? इस पर सिनेमा पर शोध करने वाले किसी विद्यार्थी को गौर करना चाहिए। अनीता आनंद और साइद तंबड़ के हवाले नेटफ्लिक्स की लेस्बियन सोसाइटी को संभालने की जिम्मेदारी है। दोनों सुबह के नाश्ते पर यह जिम्मेदारी पूरी करके चलते हैं। वेब सीरीज डब्बा कार्टेल कॉन्सेप्ट और क्रिएशन के स्तर पर कमज़ोर सीरीज़ है और इसकी लिखावट में दूसरी सीरीज़ व फिल्मों के इतने ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि एक्सेल की इसी शुक्रवार रिलीज फिल्म सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव का वह संवाद बार बार याद आता रहता है
ओरिजिनल का मतलब ही जानता है तू। लेकिन ये सीरीज़ अलग है, वह फिल्म अलग है, कंपनी हालांकि एक ही है। तो अब तुम ही बताओ कि हम बतलाएं क्या, जैसा कि कुछ मामला इसका बन चुका है। सीरीज़ का निर्देशन और बहका बहका सा है। घर का लाडला बिगड़ने के क्रम में और अपनी ससुराल जाकर टेम्पो में गणपति ले आए। स्पीकर में उसने माल छुपाया और इस सारी टेंशन को फिल्माने में जिस नादानी से हितेश मेहता ने कैमरा घुमाया वह उनकी कमज़ोरी दिखाते हैं। जहाँ कभी भी सीरीज़ में थोड़ा बहुत ठीक ठाक ड्रामा डेवलप होता दिखता है, वहीं इसका निर्देशन इसका आयोडीन हवा में उड़ा देता है। सिनेमेटोग्राफी, संपादन और संगीत भी सीरीज़ का औसत दर्जे का ही है। एक औसत सीरीज डब्बा कार्टेल में इसे देर तक देखते रहने का दम मिलता है तो इसके कमाल के कलाकार गजराज राव के चलते। गजराज राव पंजाब से लेकर दिल्ली के भगीरथ पैलेस तक जिस अंदाज से दवाओं को इस मामले की तफ्तीश करते चलते हैं वह उन सबको देखना चाहिए जो अभिनय के शुरुआती सबक सीख रहे हैं। गजराज राव का ये किरदार ये भी बताता है कि किसी कलाकार को एक किरदार में खो जाने के लिए ना सिर्फ सही देह भाषा अख्तियार करनी जरूरी है बल्कि कहानी के साथी किरदारों से उसके संवाद की भी कितनी अहमियत होती है। काश ऐसा ही मेहनत इस सीरीज़ के लिए जिसू सेनगुप्ता और ज्योतिका ने भी की होती। ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड, पुलिस प्रशासन और फैमिली के घालमेल की कहानियों ने मिर्जापुर के बाद एक नई लकीर खींचने का एक्सेल के पास ये बड़ा मौका था, लेकिन अपने ऐलान के 5 साल बाद OTT तक पहुंची और महानगरों और छोटे शहरों के बीच की बस्ती थाने में बसी ये कहानी अपनी हाइप के साथ न्याय कराने में सफल नहीं रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।